नमस्कार। अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बीजेपी नेताओं से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी नेताओं से समर्थन ले रहे हैं। यह तस्वीर पुरानी है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है कि आपकी स्मृति से गायब हो जाए और आप इसे गायब होने की अनुमति दे दें। 2009 एक ऐसा वक्त जब यूपीए 2 अपनी वापसी कर चुकी थी। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ दोबारा सत्ता में वापस आ गई, जिसकी किसी को उस वक्त आशा नहीं लग रही थी। उन सभी को जो सांप्रदायिक एजेंडे के साथ 2009 में सत्ता वापसी का मंसूबा बनाए हुए थे। इसलिए 2009 का वक्त भारतीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार है। जब राजनीतिक लड़ाइयां सामने से लड़ना संभव नहीं होता तो लोग पीछे से वार करते हैं, छल से वार करते हैं। इसे ही माया कहते हैं। आपको याद है टेलीविजन के जमाने का चंद्रकांता संतति धारावाहिक, कैसे लोग अपने रूप बदल लेते थे। सामने कुछ और, पलक झपकते ही कुछ और। असली कौन नकली कौन पता लगाना बेहद मुश्किल था। 2009 से 2011 के बीच इसी तरह की रणनीतियां बनी। एक फाउंडेशन सामने आया, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। इसकी स्थापना की अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अजीत डोभाल इस मंच के माध्यम से एक ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को आगे लाने का प्रयास करते हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। इससे शीला दीक्षित पर और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाने आसान हो जाते हैं, क्योंकि मासूम जनता समझती है इन लोगों का राजनीति से क्या लेना देना। यह तो समाज के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीति में सामाजिक कार्यकर्ता का एक ऐसा आवरण लेकर आए थे जिस पर सारी दुनिया फिदा हो गई। सब मिले हुए हैं जी कहने वाले खुद बीजेपी से कितने मिले हुए थे, उसे इस तस्वीर से समझने की कोशिश करिए। बीजेपी नेताओं से घिरे हैं। किरण बेदी से रणनीति समझती हुई यह तस्वीर उन चुनिंदा तस्वीरों में से एक है जो आज भी आपको थोड़ी मेहनत से गूगल पर ढूंढने से मिल ही जाती हैं। अरुण जेटली के घर पर बैठकों से जुड़ी हुई तमाम कहानियां हैं। नोएडा की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें आज अनेक दफ्तर हैं, उनके बेसमेंट हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल को राजनीति की पूरी बाराखड़ी सुनाई गई, पढ़ाई गई, उनको तैयार किया गया। सुभाष चंद्रा जी न्यूज के मालिक, उनके स्टेटमेंट देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि हमने उनकी कैसे मदद की। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्वर्गीय मालकिन इंदु जैन का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मदद की गई थी। विवेकानंद फाउंडेशन काले धन पर एक सेमिनार करता है और इस सेमिनार में कौन कौन लोग शामिल होते हैं उनके नाम सुनते चलिए। इस सेमिनार में रामदेव हैं, इस सेमिनार में अन्ना हजारे हैं, इस सेमिनार में सुब्रमण्यम स्वामी हैं, किरण बेदी हैं और बाबाओं का एक ऐसा समूह है जो बाबागिरी के रास्ते अरबपति बनने का सपना देख रहे थे। वह तमाम लोग जो राजनीतिक के तौर पर नहीं पहचाने जाते थे। इसीलिए जब इन सब ने मिलकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाने शुरू किए, शीला दीक्षित पर आरोप लगाने शुरू किए, तो मीडिया इनके कवरेज के लिए जैसे बेताब ही था, टूट पड़ा।
उस वक्त का कोई भी ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो इनके कवरेज को अनदेखा करता हुआ देखा गया हो। आज आप गोदी मीडिया की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त मीडिया गोदी मीडिया नहीं था। वह विपक्ष पर और उन तमाम लोगों पर नजर रखता था, उनको कवरेज करने का मौका देता था, उनका कवरेज करता था जो सरकार पर आरोप लगाते थे। उनको देशद्रोही नहीं कहता था। आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि जब उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो टीवी चैनल कैसे मनमर्जी से काम कर रहे थे। उस वक्त सरकार आज नरेंद्र मोदी की सरकार की तरह मीडिया को नियंत्रित नहीं करती थी। इसलिए जो आरोप लगाए जाते थे टेलीविजन उसका प्रसारण करता था। यहां तक ठीक था, लेकिन धीरे 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 संघ और बीजेपी ने पिछले दरवाजे से अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और इन आरोपों को प्रोपेगेंडा की शक्ल में बदल दिया गया। रामदेव के 35 रुपए लीटर वाले पेट्रोल के नारे को एक राष्ट्रीय नारा बना दिया गया, एक अभियान का स्वरूप दे दिया गया। आरएसएस के अपार समर्थन, अरुण जेटली, गोविंदाचार्य के मार्गदर्शन, रामदेव के काले धन पर तुकबंदी और मीडिया कंपनियों के अपार समर्थन से इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे खड़े हुए। यह सांप्रदायिकता के चक्रव्यूह थे। मीडिया अगर उस वक्त प्रोपेगेंडा के जाल में नहीं फंसता तो अरविंद केजरीवाल कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज जो नतीजा आप सबके सामने है उस पर बहुत चौंकने की जरूरत नहीं है। बड़ी टीम ने छोटी टीम को हरा दिया है। आपको याद होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन कर रहे थे तो बार बार वह सरकार से लड़ते थे, अपनी मांगों को सामने रखते थे और राजघाट जाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शरण में बैठते थे। वह तस्वीरें आपको गूगल पर सर्च करके देखनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, गांधी की तस्वीरों को सचिवालय से लेकर तमाम जगहों से हटा दिया गया, दूसरे नायकों को वहां रखा गया। आप सोच सकते हैं कि गांधी की तस्वीर से आरएसएस भी नफरत करता है, गांधी को पसंद नहीं करता। गांधी की शहादत के दिन उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, लेकिन गांधी की प्रतिमा को सरकारी संस्थानों से हटाने का ख्याल भी बीजेपी सरकारों ने नहीं किया था। जितनी तेजी से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े, क्योंकि उनके मन में भी हिंदुत्व हिलोरे मार रहा था। आरएसएस की ट्रेनिंग, आरएसएस का समर्थन उनको चाहिए। वह साबित करना चाहते थे कि वह बीजेपी से बड़े आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। इसलिए उन गांधी को जिनके नाम पर केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, करोड़ों उन लोगों का ध्यान खींचा जो गांधीवादी थे, अहिंसक थे और एक ऐसी राजनीति की तलाश में थे जो उनको एक नया रास्ता दिखा सके। जिस नई राजनीति की केजरीवाल बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करते थे, उस पर करोड़ों लोग मोहित थे। एक झटके में अरविंद उस बनाई हुई छवि को तोड़ने से परहेज नहीं करते, वह गांधी को कोने में खिसका देते हैं। शाहीन बाग के सवाल पर चुनाव के वक्त ही उनका यह इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हुआ था। आपने उसकी एक झलकी देखी होगी जब शाहीन बाग के सवाल पर अरविंद कहते हुए नजर आते हैं, यह मेरी राजनीति नहीं है। लोग कहते हैं कि आप शाहीन बाग पे चुप हो जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। तो शाहीन बाग के क्या बोलूं मैं उस पर? मतलब आप वो इनकी राजनीति का हिस्सा, ये कर रहे हैं राजनीति। मेरी राजनीति अलग है, मेरी ये वाली राजनीति नहीं है। मेरी राजनीति स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी
आपने देखा किस तरह की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए कोई भी मायने नहीं रखते। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद, दिल्ली में रहने के बावजूद, दिल्ली हिंसा के बावजूद मुसलमानों पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके प्रति अन्याय पर वह हमेशा ही खामोश रहे। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से संघ के सेनापति हैं। इस पर आपने हमारा पहले का एक वीडियो भी देखा होगा, अगर नहीं तो जरूर देखिएगा, जिसमें हम अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं और बताते हैं कि कैसे दोनों की राजनीति एक है। तो अरविंद केजरीवाल का पूरा लालन पालन, उनका पूरा विकास सांप्रदायिकता के एक नए विस्तार के लिए था, संघ के समर्थन से था। मेरी किताब का पहला चैप्टर दिल्ली इसी पर आधारित है। आप में से अनेक पाठक किताब से परिचित होंगे, लेकिन संभव है बड़ी संख्या में ऐसे पाठक होंगे जिन्होंने यह सब नहीं जाना और समझा है। इसलिए आपको जरूर यह किताब पढ़नी चाहिए और इसके पहले चैप्टर को खास तौर पर समझना चाहिए कि कैसे 2009 से 2011 के बीच एक रणनीति तैयार हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल चुन चुन कर निशाना बनाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा इसके शिकार हुए थे। उन पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाए गए जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी, जिनके लिए कोई तथ्य उनके पास था ही नहीं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोग इस मायाजाल को नहीं समझ पाए थे। दोनों ने बाद में सार्वजनिक रूप से माफिया मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरविंद इन दोनों को अपनी पार्टी से बेदखल कर चुके थे और सत्ता पर कब्जा कर चुके थे। आज एक बार फिर जब अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हैं, तो उन करोड़ों भारतीयों को सोचना चाहिए कि किसी के दावे पर यकीन करने से पहले तथ्यों की ठीक से जांच कर लेनी चाहिए, वरना कल अरविंद केजरीवाल की तरह कोई नया केजरीवाल आपके सामने आ जाएगा, आपसे छल करेगा और राजनीति पर आपके विश्वास को एक गहरा धक्का देकर जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अब तक जहां भी जाकर चुनाव लड़ा, उसने कांग्रेस और उन पार्टियों को नुकसान ही पहुंचाया जो सांप्रदायिकता का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एक भाषण नहीं है सांप्रदायिकता के विरुद्ध, आरएसएस के विरुद्ध। आरएसएस को चिट्ठी लिखकर उससे संवाद करके वह आरएसएस को मान्यता देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस के समर्थन के बिना, अन्ना हजारे के समर्थन के बिना वह यहां तक पहुंचते ही नहीं। इसलिए एक बार फिर इस बात को ध्यान से सुनिए, दिल्ली में बड़ी टीम ने अपनी ही छोटी टीम को हराया है। जो विश्लेषक इसके लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहरा रहे हैं, उन पर आप केवल हंस सकते हैं। वह केवल और केवल आरएसएस के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस जीत हार में कांग्रेस कहीं है नहीं, क्योंकि दिल्ली में उसका संगठन अभी उस स्तर पर पहुंचा ही नहीं जहां वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और इतने बड़े प्रोपेगेंडा को चुनौती दे पाए। अरविंद केजरीवाल ने वह काम कर दिया जिसके लिए उनको तैयार किया गया था। कहानी केवल इतनी सी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम ऐसे विषयों को आपके सामने लेकर आएं जिन पर अधिकांश लोग चुप हैं। नमस्कार।